हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखने वाले न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब हमने कल की क्लास देखी थी तो उसमें देखा कि न्यूटन सर ने हमें कहा था कि जो फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के स्क्वायर का। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना लेके हम कह लेंगे अगर कोई सन है यहाँ पे और इस सन के अराउंड सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनका जो डिस्टेंस रहेगा वहां पे उन्होंने क्या था इनवर्स में डिस्टेंस का स्क्वायर लिया था। तो आखिरकार ये डिस्टेंस में जो डिस्टेंस लिया था, डिस्टेंस का स्क्वायर लेने की जरूरत क्या थी? जब उनसे उसके बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जो ये इनवर्स थ्योरी थी इसको देने से पहले उन्होंने केपलर्स के थर्ड लॉ की हेल्प ली थी, जो कि था उसमें हमने देखा था केपलर ने तीन लॉ दिए थे। जो फर्स्ट था उसमें क्या बताया था कि जो ऑर्बिट होगा ये सर्कुलर ना होके क्या एक एलिप्टिकल है, मतलब एक पूरा सर्कल ना होके क्या एक एलिप्टिकल शेप के बारे में भी हमने देखा था कि कैसे होता है। उसके बाद जो सेकंड लॉ था उसमें उन्होंने बताया था कि इसको अगर सेम टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसका जो एरिया रहेगा हर पॉइंट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। और थर्ड में बताया था कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का मीन डिस्टेंस निकाला था और इसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसको पूरा रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम के स्क्वायर का। मतलब डिस्टेंस क्या लिया था उन्होंने, स्मॉल आर, जो कि था एवरेज डिस्टेंस, उसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पूरे इसके रिवॉल्यूशन के टाइम के स्क्वायर का। तो उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया था और बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में यानी खास करके जो सन और प्लेनेट है उन दोनों के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो वहां पे हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लेना जरूरी है। और उससे उन्होंने क्या बताया था कि जब हम इन दोनों के बीच में कोई फोर्स निकालते हैं तो वहां पे हमें इक्वेशन मालूम होता है, जो कि होता है एक इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इस प्लेनेट और सन के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मतलब जो इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसे बोल सकते हैं, जो फोर्स लगता है उसको हम एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और इससे हमें यह पता चलेगा कि जो फोर्स होगा वो इस मास पे, इस प्लैनेट के मास पे, इसके बाद इसके वेलोसिटी पे और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इसका मास सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, क्योंकि हमने देखा था कि ये जो ऑर्बिट है ये क्या है, एक एलिप्टिकल है और उसकी जो वेलोसिटी थी जब इन दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस रहेगा तब उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और इनके बीच में जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। तो हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने की मतलब क्या निकालना है, उसका स्पीड निकालना है। और स्पीड का हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है, जो कि होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड अगर निकालना तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मतलब यहाँ पे हम अभी क्या लेंगे, जो स्पीड होगा उसको वही हमारे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है इसकी। इस प्लेनेट की वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, जो इसका स्पीड है उसको बोलेंगे वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, यहाँ पे जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पीड निकालने के लिए, इस प्लेनेट का स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो हम देख सकते हैं अगर इस पॉइंट से इसने शुरू किया तो ये पूरा एक राउंड लगाना, मतलब ये क्या है, इसका डिस्टेंस है कि ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये इस सर्कल की पेरीमीटर रही। अगर ये इस सर्कल में मूव कर रहा है इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस सर्कल की पेरीमीटर जितनी है उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल प्लैनेट। और यहाँ पे इसको जो टाइम लगने वाला है वो टाइम कितना होगा, किसी भी प्लैनेट को उसका पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही उसका टाइम होगा। और यहाँ पर ये जो प्लैनेट है इसका अगर टाइम हम देखेंगे तो हम इसको बोल सकते हैं टाइम पीरियड। अगर इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब इसको एक पूरा राउंड लगाने के लिए जो टाइम लग रहा है और इसको ये पेरीमीटर जो है इस सर्कल की, इस ऑर्बिट की, उतना ही क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का या अगर किसी सर्कल की पेरीमीटर निकालनी है, अगर किसी सर्कल की पेरीमीटर निकालनी है तो हमें एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं
टू पाई आर। तो अगर वेलोसिटी का अगर मैं देखूं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पूरी क्या एक पेरीमीटर है, और पेरीमीटर अगर है तो उसको हम बोल सकते हैं टू पाई आर। टू पाई आर यहाँ पे कहाँ से आया कि इसकी जो पेरीमीटर है, तो किसी भी सर्कल की जब पेरीमीटर निकालनी होती है तो वहां पे हम यूज करते हैं टू पाई आर। वेलोसिटी आएगी टू पाई आर अपॉन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम क्या ले सकते हैं, इसको जो पूरा टाइम लग रहा है उसको ले सकते हैं कैपिटल टी। तो टू पाई आर अपॉन टी से हम क्या निकाल सकते हैं, इस प्लेनेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स हो या फिर इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर। अब ये एम स्क्वायर अपॉन आर कहाँ से आता है, तो फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स लिखा, उसके बाद मास लिखा, और जो एक्सेलरेशन है उसको वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा। यानी हम बोल सकते हैं अगर ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर वेलोसिटी निकालनी है किसी प्लेनेट की तो उसको हम लिखेंगे, वेलोसिटी मतलब क्या हो उसका स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्लेनेट वो क्या कर रहा है, उस सर्कल की यानी उस जो इमेजिनरी ऑर्बिट जो होता है वहां पे उस ऑर्बिट के पूरा एक राउंड, और वो होती है उसकी सरकमफेरेंस। और अगर किसी सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी है तो हम लिख सकते हैं वहां पे टू पाई आर। उस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, उसकी सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम था टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको पूरा टाइम लगना मतलब रिवॉल्यूशन करने के लिए पूरा एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लग रहा था वो हमने लिखा है यहाँ पे कैपिटल टी। तो हम बोल सकते हैं टू पाई आर अपॉन टी से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस प्लेनेट की। और वेलोसिटी निकालने के बाद यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशन को अगर मर्ज करूं मतलब इन दोनों को मिला दूं, यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे टू पाई आर अपॉन टी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट एफ इज इक्वल टू एम, और v की जगह पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की जगह पे क्या लेंगे, टू पाई आर अपॉन टी। यहाँ पे लेंगे टू पाई आर अपॉन टी, और यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन का क्या होगा, स्क्वायर आएगा। मतलब टू पाई आर अपॉन टी का स्क्वायर, और अपॉन में क्या है यहाँ पे आर यानी डिस्टेंस। इस तरह से इन दो इक्वेशन को हमने मिला लिया। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्वायर दिया है उसको हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम। टू का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इस पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ पे टी, यहाँ पर टी, और नीचे क्या रहेगा आर, टी का भी क्या होगा स्क्वायर, और इसको लिखेंगे या फोर्स। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, स्क्वायर देके बाहर निकाला। उसके बाद ये जो आर रहेगा ये नीचे, तो ये ऊपर वाले एक आर को कैंसिल कर देगा। मतलब जो ऊपर वाले आर को नीचे वाले आर ने क्या कर दिया कैंसिल। उसके बाद एफ इज इक्वल टू, इस 4 को शुरू में लिखेंगे 4m पाई स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक आर पर गया तो क्या रहा है, सिर्फ एक आर। उसके बाद नीचे क्या बचेगा, टी का स्क्वायर। ये नीचे वाला आर भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हम वी विल गेट 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4m पाई स्क्वायर आर का, यहाँ पे आर का स्क्वायर है और आर है
तो यहाँ पे क्या होगा, आर का क्यूब और नीचे रहेगा टी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो इनको अगर हम ऐसा लिखें तो इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी स्क्वायर और आर क्यूब यहाँ पे बाहर लेने के बाद हम देख सकते हैं कि जो केपलर्स का थर्ड लॉ था, केपलर ने थर्ड लॉ में कहा था कि जो टी का स्क्वायर यानी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो उसका स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मीन डिस्टेंस का, उनके मीन डिस्टेंस के क्यूब का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, यहाँ पे केपलर्स के थर्ड लॉ में केपलर ने क्या बोला था कि जो टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इसको कांस्टेंट कहा था, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब को क्या कहा था, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे अगर यहाँ ये लिखे तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अब के यानी कांस्टेंट लेंगे, तो हम बोल सकते हैं जो फोर्स है वो क्या होगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा या फिर के का इनवर्स लेना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका इनवर्स है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे के का भी क्या करना पड़ेगा, हमें इनवर्स लेना पड़ेगा, उसकी इनवर्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो वहां पे आएगा 1/k, तो यहाँ पे डायरेक्टली नीचे क्या आएगा, क्या आएगा। अब इसमें जो है फोर्स है, इसमें हम देख सकते हैं फोर की वैल्यू क्या है, फोर मतलब फोर वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी प्लेनेट का जो मास होगा वो मास भी कांस्टेंट ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे के तो दिया ही है इसलिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर देयरफॉर जो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इस इक्वेशन में हम लिखेंगे कि जो ये फोर्स होगा वो कांस्टेंट आर स्क्वायर, इनवर्स आर स्क्वायर आएगा। ये कहाँ से आया, ये सब मतलब इस आर को अगर मैं बाहर निकालूं तो फोर की वैल्यू, एम की वैल्यू, पाई की और के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इन सबको हमने क्या कहा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1/r स्क्वायर बचा। तो ये जो फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के स्क्वायर का। जैसे हमने यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाया था, तो कांस्टेंट हटाने के लिए फिर कांस्टेंट हटाने के बाद फिर यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो हम बोल सकते हैं फोर्स क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था ये हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा यहाँ से। तो ये हो गया इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसमें हम फिर से एक बार अगर देखें तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ हम देख रहे थे उसमें उन्होंने बताया था कि जो फोर्स था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। अब यहाँ पे डी स्क्वायर है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हमने शुरू में ही देखा कि जो उनके बीच में डिस्टेंस होता है अगर वो सर्कुलर में मोशन में है तो वहां पे हम क्या लेंगे उसकी रेडियस, तो आर भी लिख सकते हैं या फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वहां पे डी भी लिख सकते हैं। तो वहां पे हमने देखा कि जो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन यूज कर दिया जिसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, जिससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं। और इसके बाद हमने वेलोसिटी निकालने के लिए हमने देखा कि वेलोसिटी होगी इसकी 2πr अपॉन टी। 2πr अपॉन टी कहां से, 2πr मतलब इसका पेरीमीटर, मतलब कोई भी प्लेनेट एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक पूरा राउंड लगा रहा है, मतलब वो उसकी पेरीमीटर को क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसकी पेरीमीटर में घूम रहा है। तो जो पेरीमीटर होगी उसकी वही हमारे क्या होगी, डिस्टेंस होगा जो उसने ट्रेवल किया उस प्लेनेट में। और उसको जो टाइम लगने वाला था वो टाइम क्या होगा, उसको लगने वाला जो टाइम था वो पूरे रिवॉल्यूशन पे जो टाइम लगेगा वही टाइम रहेगा, और उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल टी ने। फिर वेलोसिटी और इस दो सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन को हम दोनों ने क्या किया, जब एक किया तो हमें मिला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मास और यहाँ पे हमने लिखा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर। वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे 2πr अपॉन टी का स्क्वायर लिखा,
और फिर इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो केपलर ने जो हमें दिया था उसके हिसाब से टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर जब हम 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इसको भी क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और उसके बाद सिर्फ बचता है तो क्या बचता है, 1/r स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस होने वाला है वो होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।